हेलो दोस्तों, मैं सी कुशल सोनी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज इस वीडियो में हम एक इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच का एक ऑर्डर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्डर है। इस ऑर्डर में एक इंटरप्रिटेशन का इशू इन्वॉल्व है कि जो अमेंडमेंट आई है एक पर्टिकुलर सेक्शन में इनकम टैक्स एक्ट में, वो अमेंडमेंट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगी या प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगी। ये बहुत बढ़िया तरीके से आईटीएटी बेंच ने क्लेरिफाई किया है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव होगी या प्रोस्पेक्टिव होगी। और इनकम टैक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 43CA। हाँ जी, उसकी ही एप्लीकेबिलिटी के बारे में ये इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर एक बहुत बढ़िया चीज़ क्लैरिफाई करता है। हाँ जी, सेक्शन 43CA में जो अमेंडमेंट आई है 105% वाली, अगर जो स्टैम्प ड्यूटी है और जो स्टैम्प वैल्यूएशन रेट है उसमें 5% से ज़्यादा का जो डिफरेंस है, उसके बाद जो उसमें एडिशंस किए जाते हैं, वो जो अमेंडमेंट है वो रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है, ये इस ऑर्डर में क्लेरिफाई की है इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच ने। आइए देखते हैं। हाँ जी, ऑर्डर बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। फेबर कंस्ट्रक्शंस का ऑर्डर है यहाँ पे। फेबर कंस्ट्रक्शंस वर्सेस ACIT मुंबई। अपेलेंट है यहाँ पर फेबर कंस्ट्रक्शंस और रिस्पोंडेंट है ACIT मुंबई। हाँ जी, डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट है 12 मार्च 2020। बहुत ज़्यादा पुराना ऑर्डर ये नहीं है। 12 मार्च 2020 को ही ITAT मुंबई ने अनाउंस किया है। ऑर्डर की मैं आपको थोड़ी सी, इस केस की जो है आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। एसएससी एक प्रॉपर्टी डीलर है, बिल्डर है, डेवलपर है। तो एसएससी के केस में कुछ स्टैम्प वैल्यूएशन और एग्रीमेंट वैल्यू में जो डिफरेंस था वो एडिशंस किए गए। असेसिंग ऑफिसर ने वो एडिशंस कर दिए। उसके बाद एसएससी ने सीआईटी अपील्स में अपील की इन होप ऑफ रिलीफ। सीआईटी अपील्स ने असेसिंग ऑफिसर के एडिशंस को कंफर्म कर दिया। सीआईटी अपील ने कोई रिलीफ एसएससी को यहाँ पर नहीं दिया। उसके बाद वापस से इन होप ऑफ रिलीफ एसएससी ने इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच के सामने अपील फाइल करी ताकि उसको रिलीफ मिल पाए। तो यहाँ पे ऑर्डर में दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज क्रिएट होते हैं। जो दूसरा इशू है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, फैक्ट्स वाला इशू है, तो हम उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करने वाले हैं। जो पहला इशू है कि जो सेक्शन 43CA में जो 5% से ज़्यादा का जो डिफरेंस है बिटवीन स्टैम्प वैल्यूएशन एंड एग्रीमेंट वैल्यू, उसके जो एडिशंस होने हैं या फिर जो सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी है वो रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है, हम सिर्फ इसी मैटर पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ आईटीएटी के ऑब्जर्वेशन की तरफ कि आईटीएटी ने क्या ऑब्जर्व किया। तो आईटीएटी के ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर हैं पॉइंट नंबर 9 में इस ऑर्डर में। देखते हैं क्या है। द अबव प्रोवाइजो हैज़ बीन इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2018। फाइनेंस एक्ट 2018 में एक प्रोवाइजो इंसर्ट की गई थी सेक्शन 43CA में, जो कि एप्लीकेबल थी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज टू लुक एट द मिसचीफ। हाँ जी, इसका मतलब क्या है? अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का एक कार्डिनल प्रिंसिपल का मतलब ये है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसको आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इज टू लुक एट द मिसचीफ। मिसचीफ मतलब इज टू लुक एट व्हाट इज रॉन्ग इन द लॉ, इज टू लुक एट के व्हाट के गलत क्या हो रहा है उसको देखना। ये एक कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन है लॉ का। द अमेंडमेंट द प्रोवाइजो इज एम टू रिमूव, द अमेंडमेंट द प्रोवाइजो इज एम टू रिमूव और टेक केयर ऑफ। हाँ जी, तो जो अमेंडमेंट है, जो प्रोवाइजो है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस मिसचीफ को उसमें से हटाए और ये ध्यान रखे कि लॉ उसकी वजह से कुछ भी गलत ना हो, और जो प्रोवाइजो आई है उससे वो मिसचीफ रोका जाए, कंट्रोल किया जाए। So in the present case, I find that proviso was inserted to grant relief where there is only a 5% variation in the agreement value and the stamp value. हाँ जी, यहाँ पे ITT बेंच का ये ऑब्जर्वेशन है कि जो प्रोवाइजो इंसर्ट करी गई 5% का वेरिएशन एग्रीमेंट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में, in such circumstances the proviso granted relief in as much as the difference of 5% is to be ignored and the deeming provision of section 43CA should not be invoked. हाँ जी, तो सेक्शन क्या कहता है कि अगर 5% तक का डिफरेंस है
किस किस में, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एग्रीमेंट वैल्यू में. तो दैट डिफरेंस इज टू बी इग्नोर्ड एंड द डीमिंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43 CA शुड नॉट बी इन्वोक्ड. तो ये जो डिफरेंस है जो 5% तक का है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में और एग्रीमेंट वैल्यू में, इसको इग्नोर कर दिया जाएगा और सेक्शन 43 CA के प्रोविजंस को इन्वोक नहीं किया जाएगा. आगे ऑब्जर्वेशंस देखते हैं ITAT की क्या है. आई फाइंड दैट दिस प्रोवाइजो इज एम्ड एट मिटिगेटिंग द हार्डशिप. यस, यहाँ पे ITAT का ऑब्जर्वेशन है कि जो प्रोवाइजो इंसर्ट करी गई है 5% तक के डिफरेंस के एडिशंस ना करने की, उसका सबसे बड़ा एम है हार्डशिप को मिटिगेट करना. लॉ में जो हार्डशिप थी उसको मिटिगेट किया गया है, या फिर मिसचीफ, हार्डशिप भी कह सकते हैं आप, मिसचीफ भी कह सकते हैं, विच वॉज कॉज टू द टैक्स पेयर ऑन इन्वोकेशन ऑफ डीमिंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 143 CA. जो टैक्स पेयर को हो रही थी अगर सेक्शन 43 CA इन्वोक किया जाए तो वहाँ भी जहाँ पर मार्जिनल वेरिएशन है अप टू 5%. हाँ जी, तो ITAT के बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है कि जो सेक्शन 43 CA की वजह से जो हार्डशिप हो रही थी टैक्स पेयर्स को, जहाँ पे बहुत कम डिफरेंस है बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड एग्रीमेंट वैल्यू, तो इस हार्डशिप को हटाया गया है. इस हार्डशिप से बहुत बढ़िया तरीके से उस प्रोवाइजो ने डील किया है. So in this view of the matter, in my considered opinion, this proviso should take retrospective effect. हाँ जी, ये देखिए आप ITAT की ऑब्जर्वेशन कि यहाँ पे जो प्रोवाइजो है सेक्शन 43 CA की, वो यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के नज़रिए से देखी जाएगी, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के नज़रिए से नहीं देखी जाएगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लॉ अमेंड हुआ है उसने एक मिसचीफ को हैंडल किया है, उसने एक हार्डशिप को मिटिगेट किया है. So in this cases, the cardinal or the fundamental principle of interpretation that applies is retrospective but not prospective. ITAT bench ने ये order में clarify किया है. Hence I hold that in case where the variation is up to 5%, no addition shall be made by the assessing officer by invoking provisions of section 43 CA. हाँ जी, ITAT bench ने ये अपने डिसीजन में बोला है कि उन केसेस में जहाँ पे वेरिएशन 5% तक का है वहाँ पे कोई एडिशंस नहीं किए जाएं असेसिंग ऑफिसर के द्वारा सेक्शन 43 CA को लगा के. और ये जो प्रोवाइजो है जो 5% की बात करती है, इसकी एप्लीकेबिलिटी रेट्रोस्पेक्टिव है. अगेन आई एम रिपीटिंग, द एप्लीकेबिलिटी इज रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब पहले से, ना कि प्रोस्पेक्टिव, ना कि आगे से, ना कि आने वाले समय में, बट ये पहले से, पीछे से, बैक से अप्लाई होगी. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब ये है, अकॉर्डिंगली द मैटर स्टैंड्स रेमिटेड टू द फाइल ऑफ असेसिंग ऑफिसर. केस रेमिट बैक कर दिया गया असेसिंग ऑफिसर को. द असेसिंग ऑफिसर शेल रेस्ट्रिक्ट द डिसअलायंस ओनली टू दोज केसेस वेयर इन द वेरिएशन एक्सीड 105%. हाँ जी, तो ये था ITAT का जजमेंट, पार्टली इन फेवर ऑफ असेसी. एक इशू पे फेवरेबल है, दूसरे इशू पे जिसकी हमने बात नहीं की इस वीडियो में उसमें अनफेवरेबल है. तो यहाँ पे अपील जो है वो पार्टली अलाउड है. सेक्शन 43 CA की एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, जो 5% का वेरिएशन है उसका बेनिफिट रेट्रोस्पेक्टिवली एसएससी को दिया जाना चाहिए. ये ITAT मुंबई बेंच ने अपने ऑर्डर में बोला है. हाँ जी, तो यहाँ पे अब जो एक जाते जाते एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि आप इस ऑर्डर को अपने क्लाइंट्स के केसेस में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे डिफरेंस 5% तक है और असेसिंग ऑफिसर ने आपके क्लाइंट के केस में एडिशंस कर दिए हैं. 5% का डिफरेंस आपको देखना होगा DLC वैल्यूएशन और स्टैम्प ड्यूटी या फिर DLC वैल्यूएशन और एग्रीमेंट वैल्यू में. इन दोनों में जो डिफरेंस है वो अगर 5% तक का है और फिर भी आपके केस में असेसिंग ऑफिसर ने एडिशंस किए हुए हैं, तो आप उस आगे जाके अपील में रिलीफ ले सकते हैं और आप ITAT मुंबई बेंच का ये ऑर्डर अपने सबमिशंस के सपोर्टिंग के लिए यूज़ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं. हाँ जी, तो ये था ITAT बेंच का ऑर्डर जो कि 5% डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन एंड एग्रीमेंट वैल्यू की बात करता है और ये प्रोवाइजो एप्लीकेबल होती है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अलॉट. हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे knowledgeable interesting videos. Thank you. Please like this video, share this video and subscribe to our channel. Thanks a lot. Bye.